जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, हिस्ट्री का आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल पर डाला गया है, वहां पर जाके इस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, तो इसमें देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। यानी कि लॉर्ड वेलेजी ने सहायक संधि किया था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अवध, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी तंजौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले कौन किया था भारतीय राज्य, तो हैदराबाद। हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि किया था, कब किया था, 1798 ईस्वी में, क्योंकि इसका डेट भी पूछा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजी था। कौन सा गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेजी ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि को किया था। तो प्रथम भारतीय राज्य कौन था, हैदराबाद। कब किया गया था, तो 1798 ईस्वी में। उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए में है अवध, अवध भी। तो अवध 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में है मैसूर। मैसूर जो था 1799 में, 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था सहायक संधि को, 1799 ईस्वी में। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है तंजौर जो है यह अक्टूबर 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था। तो आप लोग इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब इसका डेट भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान प्रश्न में क्या था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था, तब आंसर क्या लगाना है, हैदराबाद। उसके बाद में कौन किया था, मैसूर किया था 1799 ईस्वी में। उसके बाद में तंजौर किया था अक्टूबर 1799 ईस्वी में। उसके बाद में अवध किया था 1801 ईस्वी में। इसमें एक पूछा जाता है सिंधिया के बारे में पूछा जाता है कि सिंधिया ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था, तो 1804 ईस्वी में। वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंधिया कब किया था, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में बराड़ एवं भोसले इसने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब, दिसंबर 1803 ईस्वी में। दिसंबर 1803 ईस्वी में बराड़ एवं भोसले कब किया था, दिसंबर 1803 ईस्वी में। इसी में एक और पूछा जाता है पेशवा शिवाजी के काल में पेशवा जो किया था वो दिसंबर 1802 में, दिसंबर 1802 में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी में अवध भी था, तो अवध 1801 में, अभी हम बता दिए हैं। अवध कब किया था, 1801 में। तो ध्यान में रखिएगा, अवध सहायक संधि को स्वीकार किया था कब, 1801 में। पेशवा दिसंबर 1802 में। सिंधिया बराड़ एवं भोसले दिसंबर 1803 में। और सिंधिया कब स्वीकार किया था, 1804 में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी इसका मिलान करने के लिए भी, दरोगा में इसका मिलान करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो इसका डेट भी याद रखना है, मेन इसमें डेटे है। तो डेट अगर याद रहेगा तो इससे जो भी प्रश्न बनेगा तो एग्जाम में आप लोग आसानी से बना के आइएगा। यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न था कि सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, जो ऑप्शन नंबर सी में है। हैदराबाद कब किया था, 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजी का कार्यकाल था, लॉर्ड वेलेजी ने ही सहायक संधि को शुरू किया था। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। ये भी प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 2, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आसान सा प्रश्न है। पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 20 जून 1747, ऑप्शन नंबर बी 22 जून 1760, ऑप्शन नंबर सी 25 जून 1750 और ऑप्शन नंबर डी 23 जून 1757। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये लिटिल डेट है, छोटा डेट भी याद रखना है, क्योंकि ये वाला तो सबको याद रखता है। ये वाला प्रश्न में उलझाने के लिए ये वाला आप दे देगा छोटा डेट। तो आप लोग छोटा डेट को भी क्या कर देना है, याद करके रखना है। तो 23 जून 1757 किनके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था? जीत गया था, और सिराजुद्दौला की क्या हो गया था? हार हो गया था। तो ये लड़ाई कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। किनके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला क्या हो गया था? वह हार गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, दरोगा का ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ते हैं। किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी उत्तबी, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी और ऑप्शन नंबर डी फरूखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला यह इतिहासकार था अलबरूनी। महमूद गजनी के अलबरूनी कौन सा किताब लिखा था? किताबुल हिंद। इसी का एक और नाम है तहकीके हिंद, या इसी को और नाम से भी जाना जाता है भारत की खोज। इसी पुस्तक का नाम तीनों है। किताबुल हिंद पूछ सकता है एग्जाम में, नहीं तो तहकीके हिंद कह के पूछ सकता है, नहीं तो भारत की खोज। किनके द्वारा लिखा गया था पुस्तक था? यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक था किताबुल हिंद, तहकीके हिंद या भारत की खोज। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है फिरदौसी। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है फिरदौसी। शाहनामा जो पुस्तक है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है। ये जो यहाँ पर 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है, सब महमूद गजनी के कार्यकाल में रहते थे, दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, ये भी देख लेते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक है फूफा, FUFA फूफा। एफ का मतलब हो जाएगा फिरदौसी। यू का मतलब हो जाएगा उत्तबी। यू का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तबी। एफ का मतलब हो जाएगा फरूखी। और फिर हो जाएगा ए का मतलब हो जाएगा अलबरूनी। तो ये ट्रिक याद रखिएगा फुफ्फा। अगर ट्रिक याद रहेगा तो महमूद गजनी के दरबार में जो भी व्यक्ति रहते थे आसानी से याद हो जाएगा। फुफ्फा में एफ का मतलब हो जाएगा फिरदौसी, उसके बाद यू का मतलब हो जाएगा क्या होगा? उत्तबी। एफ का मतलब हो जाएगा फरूखी और ए का मतलब हो जाएगा अलबरूनी। तो ये 4 व्यक्ति थे, फिरदौसी, उत्तबी, फरूखी और अलबरूनी। किनके दरबार में रहते थे? या महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद जो पुस्तक है दोस्तों वह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। जबकि एक और पुस्तक का नाम है शाहनामा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? वह लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 होगा, देखते हैं क्या है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था, यानी कि सिकंदर के समकालीन कौन था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद जो था वह सिकंदर के समकालीन था। जबकि
अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है, जबकि उदयन भी हर्यक वंश से संबंधित है। तो ये सब आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। अब अगले प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से इस प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। पूछा गया कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख से, और ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी अभिलेख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि मैंने सती होने का जो प्रमाण है वह कहाँ से मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। मुगल वंश से प्रश्न है, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया था। तो देख लेते हैं किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी का युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। बाबर को बादशाह और कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है खानवा का युद्ध। देख लेते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने जीत लिया था, राणा सांगा हार गया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर ने इस युद्ध को क्या कर लिया था? जीत लिया था। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या हो गया था? मारा गया था। इस युद्ध में मृत्यु हो गया था। इस युद्ध में क्या हो गया था? इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जिसका युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। तो सही आंसर लगा के आइएगा इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। कब हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध के। उसके बाद में मुगलों का राज स्थापित हो गया था और वहाँ से मुगल सत्ता स्थापित हो गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में है चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी में है चंदेरी का युद्ध। उसको भी देख लेते हैं, वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी में है चंदेरी का युद्ध। ये जो हुआ था ये 1528 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1529 ईस्वी में। यानी कि 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। उसके बाद में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। उसके बाद में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। उसके बाद में बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है और वह मर जाता है। तो इस तरह से ये चारों युद्ध जो लड़ा गया था बाबर के द्वारा, जिसमें बाबर ने चारों युद्ध को क्या किया था? जीत लिया था। याद रखिएगा, बाबर ने चारों युद्ध में क्या जीत हासिल किया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध।
अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ जो भी प्रश्न लिया गया है दोस्तों वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? यानी कि उस जिस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उस समय कौन गवर्नर जनरल था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड केनिंग और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में आया था, कलकत्ता में आया था। विश्वविद्यालय अधिनियम कहाँ आया था? कलकत्ता में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन का उस समय कार्यकाल था। और बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति लाए थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति लाए थे। ऑप्शन ए में डलहौजी, डलहौजी राज्य हड़प नीति किनके द्वारा लाया गया था? राज्य हड़प नीति तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग, केनिंग, लॉर्ड केनिंग। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जो लॉर्ड केनिंग और प्रथम वायसराय थे। या प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड केनिंग। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड वेलेजी, वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की शुरुआत किया था भारत में। सहायक संधि की, सहायक संधि का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजी। हैदराबाद जो था सबसे प्रथम सहायक संधि किया था। हैदराबाद को कब किया था? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजी। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जो हम बताएं यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये प्रश्न था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। देखते हैं क्या है प्रश्न। पूछा गया है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अभिधम्म पिटक का रचना किया गया था। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक तथा सूत पिटक की रचना विनय पिटक तथा सूत पिटक की रचना कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति के समय। जबकि तृतीय बौद्ध संगीति के समय कौन सा पिटक आया था? अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में। ध्यान में रखिएगा, हीनयान और महायान में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 8 होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली उसके शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, तुर्काने चिहल गानी,
इक्ता प्रणाली, शुद्ध अरबी के सिक्के और तुर्काने चिहलगानी, ये तीन जो था किनके द्वारा लाया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इनके द्वारा क्या क्या किया गया था? इक्ता प्रणाली किया गया था, शुद्ध अरबी के सिक्के, उसके बाद में तुर्काने चिहलगानी, 40 सरदारों का यह एक संगठन था। उस संगठन का नाम क्या था? तुर्काने चिहलगानी। ये जो तुर्काने चिहलगानी, इसको बलबन क्या किया था? समाप्त कर दिया था। बलबन, ध्यान में रखिएगा, बलबन जो था बहाउद्दीन, इसका वास्तविक नाम था बलबन। तो ये क्या किया था? तुर्काने चिहलगानी को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, हटा दिया था। बलबन जो था इल्तुतमिश का यह गुलाम था। कौन था? बलबन, गुलाम। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे, दिल्ली सल्तनत में किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तब आंसर लगाना है इल्तुतमिश। तब आंसर क्या लगाना है? इल्तुतमिश, बलबन नहीं लगाना है। आंसर क्या लगाना है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। अब देख लेते हैं बलबन ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा जो बनाया गया था तुर्काने चिहलगानी को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में बलबन सबसे पहले तुर्काने चिहलगानी को क्या किया? नष्ट किया। उसके बाद में अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति लाया, यानी कि अपने विरोधियों के प्रति उसने रक्त एवं लौह की नीति लाया। इसने सिजदा तथा पैबोस दो प्रथा का प्रचालन किया था। तो इतना पॉइंट इससे याद रखना है। अगर बलबन से पूछा जाता है तुर्काने चिहलगानी को नष्ट किसने किया? तो बलबन। रक्त एवं लौह की नीति को, तो बलबन। उसके बाद में सिजदा तथा पैबोस प्रथा को किसने लागू किया था? तो ये भी कौन होगा आंसर? बलबन ही इसका आंसर होगा। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो चलिए बलबन से इतना सारा पॉइंट देख लिया। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है अगर बलबन से, तो आप लोग जरूर बना के आइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किन के द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को लाया था। इसको उच्चतम निष्क्रियता की नीति भी बोला जाता है। उच्चतम निष्क्रियता की नीति, इसको उच्चतम निष्क्रियता की नीति के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किया था। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त का मतलब क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में घटित हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी शंकरन नायर और ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से क्या दे दिया था? यह इस्तीफा दे दिया था। जबकि ऑप्शन नंबर ए में है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था, यानी कि त्याग दिया था। उसी समय कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था, त्याग दिया था। जबकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। पूछा गया कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन के समय। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन के समय किया गया था प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। ये आप लोग ध्यान में से रखिएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 14 मिलान करने वाला है। अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कार्यक्रम है, यानी कि इसमें मिलाइए। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942। ध्यान में रखिएगा, मार्च 1942 प्रथम ये है। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। उसके बाद में 3 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। उसके बाद में 4 में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 11 अक्टूबर 1940। 11 अक्टूबर 1940। तो यहाँ से आप मिलान कर लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा 8 अगस्त 1940। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में 1942 है 40 वाला 11 अक्टूबर। उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाएगा जो हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद में कौन हो जाएगा? क्रिप्स मिशन 1 हो जाएगा। उसके बाद में 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो 2 4 1 3 देखिए कौन में है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है 2 4 1 3। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें मिलान करने के लिए दे दिया, यहाँ पर प्रश्न पूछा भी गया है। तो क्रिप्स मिशन कब? मार्च 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा और ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह। बाल विवाह निषेध किया गया था।
कौन? शारदा, शारदा, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम क्या था देख लेते हैं इसमें। शारदा अधिनियम क्या था? डॉक्टर हरविलास, हरविलास, डॉक्टर हरविलास शारदा, शारदा ने इस अधिनियम को लाया था। कब लाया था? 1930 में लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि बाल विवाह हो रहा था, तो बोले थे कि बाल विवाह निषेध है। इसने शादी का उम्र रखा था लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 14 वर्ष रखा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इतना सारा पॉइंट शारदा अधिनियम से। सबसे पहले शारदा अधिनियम कब लाया गया? 1930 में। किसने लाया था? डॉक्टर हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था। उसमें लड़कों का उम्र सीमा कितना था? 18 वर्ष और लड़कियों का उम्र सीमा 14 वर्ष। क्यों लाया गया था? तो बाल विवाह निषेध के लिए यह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उस समय। उसके बाद में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय के समय। दास प्रथा लॉर्ड एलनब्रो, ये भी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। पूछा गया स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता 1906, ऑप्शन नंबर बी सूरत 1907, ऑप्शन नंबर सी लाहौर 1909 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता में 1906 में लाया गया था। 1906 में लाया गया था। दादा भाई नौरोजी थे तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले किया गया था। आप लोग ध्यान में से रखिएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। ये भी आसान सा प्रश्न है। ये प्रश्न को हम पीछे बता भी दिए हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1941, ऑप्शन नंबर सी 1939 और ऑप्शन नंबर डी 1942। तो 11 अक्टूबर 1940 याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1940 को। इसमें ऑप्शन नंबर डी में है 1942। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जबकि 11 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। पूछा गया कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट जब आया था उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण, ये दोनों जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? या यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। पूछा गया कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर बी सोमदेव, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक और ऑप्शन नंबर डी कामंदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव, सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। देखते हैं क्या है।
कौन सा हड़प्पा स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बनावली, ऑप्शन नंबर बी चनहुद्रो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे है। घग्घर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबकि बनावली जो है यह सरस्वती नदी। जबकि चनहुद्रो चाहे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो सिंधु नदी। ध्यान में आप लोग यहाँ से रखिए, क्योंकि यहाँ से नदी से भी प्रश्न बन जाता है और पूछा जाता है। कालीबंगा घग्घर नदी हो जाएगा, बनावली सरस्वती नदी हो जाएगा, चनहुद्रो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो भी किससे होगा? तो सिंधु नदी से ही होगा। चलिए यहाँ से ये सब देख लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न क्या है? उदयन किस वंश का शासक था? आसान सा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश और ऑप्शन नंबर डी नंद वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पर पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था। किसने? उदयन ने ही बसाया था। ये भी आप लोग ध्यान में से रखिएगा। मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद शिशुनाग वंश शिशुनाग ने ही किया था। नंद वंश घनानंद ने इसकी स्थापना किया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, देखते हैं क्या है। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कब किए थे? 319 में। 319-20 लिखता है, याद रखिएगा 319-20। तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कब किया गया था? 319 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। पूछा गया है दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? दीवाने आरिज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया गया था, वह किनके द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीवाने आरिज जो है वह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, सैन्य विभाग था बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ देर पहले भी पीछे वाला प्रश्न में बताया है। बलबन ने क्या किया था? सबसे पहले तुर्काने चिहलगानी को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। उसके बाद में क्या किया था कि रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। उसके बाद में सिजदा और पैबोस एगो नवरोज त्यौहार भी, नवरोज एगो त्यौहार था, वो भी किनके द्वारा लाया गया था? वो भी बलबन के द्वारा ही लाया गया था। इतना सारा पॉइंट इससे याद रखिएगा। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन था, जो इल्तुतमिश का क्या था? यह गुलाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। 25वां प्रश्न पूछा गया है कि तारीख़ फिरोज शाही की रचना किनके द्वारा किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर सी अब्बास खां शेरवान और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना किया था। जबकि अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल
फजल हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कराएं। तो ये कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।